नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सिटी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते मधुसूदन यादव जी की प्रथम बजट और क्या रहेगा खास, देखते हैं आज। और हो सकता है आने वाले समय शहर के विकास के लिए हो, ये ज्यादातर केंद्रित कर रही है। अरे वाह, धन्यवाद। आतंकी हमला में मृतकों को क्या लाया हो? ईमानदारी से काम की अपेक्षा भी नहीं करते। तो हम इस पूरे निकाय को, हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारी संस्था में काम करने वाले अन्य लोग और हमारा पूरा परिषद तो एक इकाई है। और ये इकाई जो है ईमानदारी के साथ एक दूसरे के भाव को समझ करके 5 साल हमको राजनांदगांव की शहर का विकास की चिंता करनी है। इसके लिए इनसे जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनसे सहयोग लेना है, उनके पास जाना है, उनसे मिलना है और बात करना है। मैंने वो तो हम पढ़ लेंगे, तो देखना मुझे पिछले वो आप मुझे मत बताइए, आप मुझे भी बता दें, मुझे ना बताइए, आप तो पहले पढ़ेगा, आप मुझे देश के साथी का हमारे यहाँ नगर के बहुत से मेहमान नागरिक यहाँ उपस्थित है, आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। जैसे कि एक परंपरा है बजट का, आज इसके लिए हम सब इकट्ठा हो गए हैं और बजट प्रस्तावना प्रस्तुत होने के बाद चर्चा के उपरांत इस पर निर्णय भी हो जाएगा। आप सबका सहयोग गांव निर्वाचन परिषद के प्रथम बजट सत्र में संबोधन के पूर्व सर्वप्रथम कई बातों को मैंने किया है। नगर पालिका निगम राजनांदगांव के इस सभा में अध्यक्ष जी, आप परिषद के सभी सदस्यगण, पार्षदगण मैं स्वागत करता हूँ। नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 256 धारा 94 से धारा 100 के अंतर्गत नगर पालिका निगम राजनांदगांव का वर्ष 2024-25 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 25-26 का वार्षिक आय व्यय स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस निर्वाचित परिषद का यह प्रथम बजट है, इसलिए
हमने इस बजट में कोई भी नया कर प्रस्तावित नहीं किया है। हमारा यहाँ प्रयास हुआ कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए शहर के सर्वांगीण विकास और नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा सकें। बजट प्रावधान के विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है जो कि अल्पकालीन भी है और दीर्घकालीन योजनाओं के रूप में अलग अलग विभाग की क्रियान्वयन से होगी। मैं अब तक के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शहर विकास को गति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण जवाबदारी का निर्वहन किया है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास की अनेक योजनाएं लागू की। आदरणीय कृष्णदेव साय जी विधानसभा अध्यक्ष और हमारे विधायक आदरणीय डॉक्टर मनोज सिंह जी ने शहर को विकसित करने के विभिन्न विभागों में मंत्री तथा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी तथा हमारे प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से शहर के समस्त नागरिकों से उम्मीद करता हूँ कि शहर विकास में उनका महत्वपूर्ण मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शहर विकास में मार्गदर्शन की अपेक्षा रखता हूँ। जनता से जुड़ी हुई समस्याओं एवं योजनाओं का गुणवत्तापूर्वक समय सीमा व ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन में सभी अधिकारी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, मैं यह अपेक्षा करता हूँ। करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2024-25 के बजट प्रावधानों के विरुद्ध पुनरीक्षित आय 246 करोड़ 43 लाख रुपए तथा पुनरीक्षित व्यय 252 करोड़ 54 लाख 50 हजार रुपए है। बजट अनुमान अंतर्गत कुल अनुमानित आय 320 करोड़ 16 लाख 52 हजार रुपए तथा व्यय 367 करोड़ 54 लाख 2 हजार रुपए था, जबकि वर्ष 24-25 में प्रारंभिक अवशेष राशि 56 करोड़ 9 लाख रुपए थी। वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट प्रावधान में प्रस्तावित आय 646 करोड़ 23 लाख तथा व्यय 690 करोड़ 70 लाख 50 हजार रुपए है। वर्ष 25-26 का अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 50 करोड़ 24 लाख 55 हजार की संभावना है। इसे मिलाकर के कुल आय 696 करोड़ 47 लाख 55 हजार होता है। इस प्रकार घाटे का बजट 22 लाख 95 हजार रुपये प्रस्तावित है। हमने इस बजट में विकसित राजनांदगांव शहर के निर्माण की विकास की प्रक्रिया के लिए मूलभूत ढांचा तैयार किया है। इस बजट में हमारा प्रयास होगा कि आम आदमी के विकास के प्रति विश्वास का भाव जागृत कर सके तथा पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के लोगों को आर्थिक संपन्नता के दायरे में ला सके। प्रस्तुत बजट की प्रमुख विशेषताओं पर आप सबका ध्यान अपेक्षित है। उन विषयों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी विषय जो आपको एक दिन पहले पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है उसमें भी बाकी चीजें दी गई है। उसका स्टडी आप लोगों ने किया होगा, उसके आधार पर भी चर्चा कर सकते हैं और ये नीतिगत विषयों के आधार पर भी चर्चा कर सकते हैं। हमारा पहला जो विषय है यहाँ के विद्यार्थियों के
विकास के लिए, उनको शिक्षा की सुविधा के लिए एक नालंदा परिसर का निर्माण करेंगे, जिसकी लागत 11 करोड़ 40 लाख होगा। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री आवास पिछले कुछ वर्षों से रुक गया था या उस गति से नहीं हो पा रही थी उसका निर्माण, फेज 2 की योजना लेकर के आएंगे राज्य सरकार से और 45 करोड़ 73 लाख रुपए का अनुमान हमने इसमें रखा है कि इस वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 73 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास में खर्च किए जाएंगे। अमृत मिशन फेज 2 2 स्थानों पर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे शहर के, जो शहर के नालों को जोड़ करके वहाँ पर जो गंदा पानी है उसका या बेहतर उपयोग कर सकते हैं, किसानों को दे सकते हैं या लोगों को दे सकते हैं या उससे हम कुछ राशि प्राप्त कर सकते हैं। ये जब विषय सामने आएगा, इसकी योजना व्यापक रूप से बनेगी, इसके जो वेराइटीज बनेंगे, उसके बाद इसमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इसके लिए 37 करोड़ रुपए का शहर में पूर्व में एक 800 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण किया हुआ है। अब हम 2000 सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा है। शहर के एक प्रमुख मार्ग को सौंदर्यीकरण का गौरव का दर्जा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। तालाबों के उन्नयन के दृष्टिकोण से भी शासन की भी मंशा है और उन्होंने कहा कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर शहर के एक किसी तालाब को मरीन ड्राइव के तर्ज पर विकसित किया जाए, जो लोगों के मनोरंजन का स्थान हो। तो इसके लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर अभी फिलहाल हमने 2 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया हुआ है। चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण और अन्य अतिरिक्त निर्माण गंज चौक से पहाड़ पूरी करके रोड चौड़ा कर सौंदर्यीकरण करने के लिए 11 करोड़ रुपए का तथा अन्य क्षेत्र में पेयजल हेतु पाइपलाइन विस्तार की जहाँ पर आवश्यकता है शहर के अंदर इन क्षेत्रों के अलावा उसके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए के प्रावधान किया हुआ है। को बढ़ाने के दृष्टिकोण से राजनांदगांव शहर में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, हम टैक्स ले सकते हैं और दुकानों का निर्माण कर सकते हैं, मार्केट का निर्माण कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से जो मोहारा में 10 एकड़ जमीन पहले से 10 साल पहले से हमने तय करके रखा है, उस जमीन पर वो मार्केट का निर्माण किया जाना है। बाधा है वो केवल बाईपास से सीधे सड़क नहीं होने की वजह से शायद पहले आपको करना चाहते रहे होंगे तो उसकी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन अब 2 किसानों से बातचीत करके जमीन अदला बदली करके उस समस्या को दूर कर लिया गया है लगभग, और वो मार्केट निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये शहर के व्यापारियों की भी मांग थी और शहर के ट्रैफिक लोगों को कम करने के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण योजना है, ताकि शहर में जो थोक मार्केट है उसे हम शहर के बाहर में जा करके शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक कर सके। इसके अलावा पुराना बस परिशाला और औषधालय यहाँ पर ये योजनाएं पहले भी रखी गई है और हमने भी इसको रखा है और इसको आगे लेकर के जाएंगे। इसमें उसके लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए रखा है। अभी
एक आध हफ्ता पहले मैं नेहरू गार्डन जो शिमला मंदिर के सामने है उस वाटिका और आरके नगर में जो अमृत गार्डन है वहाँ पर गया था। तो फव्वारे तो सभी बंद हैं, उस वाटिका में भी जो फव्वारा है बंद है, पूरे जिम इक्विपमेंट पूरे बंद हैं, लगभग खराब है। हालांकि जो प्रावधान मैंने पहले कर दिया था जिसे मैं कम मानता हूँ, इसको हम एमआईसी में अंतरित करके बढ़ा करके करेंगे और प्राथमिक तौर पर शहर के बीच के गार्डन को ठीक करेंगे। ऐसा मैं आपको बात बताता हूँ। शहर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रमों की बात के लाख रुपए का प्रावधान हमने किया है, चाहे वो सड़क हो, नाली हो, नाला हो, सामुदायिक भवन हो, इस तरीके की जो मांगे आती है उन चीज़ों के लिए 76 करोड़ 24 लाख का व्यवस्था हमने किया है। लाइन की आवश्यकता हम लोग समझते हैं, क्योंकि जैसे पहले जो सर्वे हुआ था पिछले 5 साल के अंतर्गत ही, उसमें जो कंचन बाग और संतोषी नगर एरिया को जो 300 mm का राइजिंग मेन लाइन है उसे उस सर्वे में 400 mm बता दिया गया। और यही वजह है कि आज कंचन बाग ड्यूटी को हम एक टाइम भरते हैं और उस इलाके में एक टाइम ही पानी दे पा रहे हैं। इसलिए हमने एक अतिरिक्त राइजिंग मेन लाइन साइड से ले लो भैया, वो साइड से कंचन बाग और संतोषी नगर एरिया के लिए इसमें प्रस्तावित किए हैं, ताकि जो इंदिरा नगर के बाद जिला अस्पताल के पीछे और उसके बाद आरके नगर चौक में जो फैक्ट्री बनी हुई है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर, ऐसा ये जो 4 फैक्ट्री है उसको पर्याप्त बनने का समय मिले और इन फैक्ट्रियों को भी पर्याप्त बनने का समय मिले। इसके लिए 3 करोड़ प्रस्तावित किया हुआ है। हमारा राजनांदगांव शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के दिनों में पानी भरता है। हालांकि इस बार भी हम लोग 2-3 दिन पहले चिखली गए थे, तो चिखली में भी वो संभावना मुझे दिख रही है। लेकिन इस बजट में हमने जो जिला अस्पताल और इंदिरा नगर इस इलाके को सेव करने के दृष्टिकोण से नार कन्हैया नाले को व्यवस्थित और चौड़ीकरण करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का मेडिकल कॉलेज में एक मुख्य मार्ग है जो एनपीएस स्कूल के सामने से जाता है, दूसरा पेटरी से होकर के इधर वापस आता है, वो मेडिकल कॉलेज की तरफ पहुंचता है। वो सड़क कच्ची है जो पेटरी विद्यालय के सामने है, उसके निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का हमने व्यवस्था किया है। यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज में कवर्धा से भी मरीजों को रिफर किया जाता है, मेराघाट से भी किया जाता है, गोलाबादपुर से भी किया जाता है, बालू से भी किया जाता है और राजनांदगांव के भी मरीज वहाँ पर जाते हैं, जिनको हम आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा आय का साधन बनेगा, बन सकता था, लेकिन जिस स्थिति में मैंने ट्रांसपोर्ट नगर को छोड़ा था उसी स्थिति में ट्रांसपोर्ट नगर है, इसलिए वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमने 5 करोड़ हमारा जो वर्तमान ऑडिटोरियम है श्री गोविंदराव निर्मलकर के नाम से, उसके लिए उसके जीर्णोद्धार के लिए उसके पीछे जो शादी घर है उसको व्यवस्थित करने के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान किया हुआ है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से यहाँ सिख समाज ने महाराजा रणजीत सिंह चौक का विधिवत प्रस्ताव
हुए वहाँ पे एक प्रतिमा लगाने की मांग की है। हमारे जो राजा थे, जिस टाउन हॉल में हम बैठे हैं, 2 साल बाद के 100 साल का हो जाएगा। उस टाउन हॉल के निर्माता थे, इस नगर पालिका के निर्माता थे, और उन्होंने राजनांदगांव को बहुत कुछ दिया। उनके सारे पूर्वजों का वैष्णव समाज की मांग के आधार पर उनकी जो जमीन वैष्णव समाज को मिली हुई है सवेरा संकेत प्रेस के पीछे, वहाँ पर उन सारे राजाओं की प्रतिमा स्थापना तथा हमारे नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वर्गीय लीलाराम गोवाली जी के स्मृति में एक प्रेस बार निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया हुआ निर्माण की आवश्यकता होगी। योजनाएं आती है, इस समय योजनाओं के साथ जैसे प्रधानमंत्री आवास आया तो एक सेटअप आ गया, अमृत मिशन आया तो एक सेटअप आ गया। तो हमारे नियमित कार्यक्रमों के अलावा भी जो योजनाओं के कार्यक्रम आएंगे उसके लिए जो नए सेटअप आएंगे उनके लिए कार्यालय की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने डीपीसी बना दिया है। डीपीसी बनाने के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के क्रमोन्नति और पदोन्नति के विषय को समय सीमा में हम पूरा करेंगे। नियुक्ति का काम बाकी है, क्योंकि 33 लोगों का काम 33 लोगों के नियुक्ति की पहले राज्य शासन ने तो नियुक्ति देने की स्वीकृति दे दी, परंतु उसमें एक तकनीकी चीज जो है वो फंस गया। वो है उसमें से 10 ऐसे लोग थे जिनका 3 साल के अंदर पहले आवेदन था और 3 साल में उसको टीकाकरण करना होता। तो वो 10 को नियुक्ति दी गई। शेष 23 लोगों के नियुक्ति को राज्य शासन को अनुमति के लिए भेजा गया है, क्योंकि वो नियम के तहत 3 साल से अधिक हो गए। अब उसने अपने नगरीय प्रशासन विभाग से बात किया है और नगरीय प्रशासन विभाग ने ये कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग इसमें अनुमति देगी, तो वो अनुमति आपको मिल जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग से उनसे उनके लिए अनुमति लेकर के उनके सड़क चौड़ीकरण का एक प्रस्ताव हमने रखा है, जिसके 3 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने एक बजट में रखा है। इसके अलावा खेल सुविधा ओपन जिम के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की व्यवस्था रखी है। रॉ वाटर के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, अभी हमने जो राजनांदगांव शहर के लिए अमृत मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई थी, उसमें अभी तक हम खरखरा से पानी लेने में सफल नहीं हुए और एक गला गीला होने की वजह से भी हमें दिक्कत आती है। इसलिए हमने इस बजट में मोगरा से पानी लाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बिना लीकेज के राजनांदगांव शहर को पानी पहुंच सके। अभी जो हम 2 दिन में 3 टाइम दे रहे हैं, इसका कारण ही यही 15 MCM पानी मोगरा ने छोड़ा, उसमें से 9 MCM पानी हमारे तक पहुंच पाया। मतलब हमको रास्ते में ही करीब 20 दिन का पानी जो है लीकेज हो गया। और ये रावट जब तक हमारे पास नहीं रहेगा तो हम शहर को व्यवस्थित 2 टाइम का पानी नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमने राज्य सरकार से निवेदन करके इस पे 1500 करोड़ रुपए की मांग किया है कि कोटा से पाइपलाइन के माध्यम से इसमें शहरी क्षेत्र जो आते हैं, मोहारा, सिंदई, हल्दी
और कोहट, इस पूरे इलाके में तटबंध का काम किया जाएगा। एक गार्डन का निर्माण करेंगे और वहां पर एक लक्ष्मण झूला बनाएंगे जो मुहारा मेला स्थल से लेकर के ऑक्सीजन करके सिंगार नदी एनीकट के ऊंचाई को बढ़ाने के लिए हमने 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। कई बार ये दुष्प्रचार भी होता है। पहले जब 2006 में एनीकट बना तो उस एनीकट की ऊंचाई को घटा दिया गया। आप लोग कई बार जाते होंगे, उधर से जो हमारे हल्दी सिंचाई और फुहारा के पार्षद का लगातार आवागमन रहता है और आप लोगों का भी रहता है। आप सब देखते होंगे जब हमारा एनीकट पूरा भरा रहता है तो मुश्किल से पुराना जो पुल है वो 1 फीट डूबने से बचता है। इसलिए जब 2006 में उस एनीकट का निर्माण हुआ तो हम आवागमन के लिए पुराने पुल पर ही डिपेंड थे, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में आज वहां पर हाई लेवल ब्रिज बन चुका है। इसलिए अब हम उस एनीकट की हाइट को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक नवीन सड़क और बन सकता है, लेकिन अभी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। उसको आने वाले समय में देखेंगे। जो